तो आप लोग देखे हैं कहां तक? फ्लैजिला एंड सीलिया, ये दोनों हो गया। क्योंकि फ्लैजिला का जब स्ट्रक्चर देखे, सिमिलर स्ट्रक्चर सीलिया का होता है। अंतर सिर्फ इतना है, एक्सोनिम जो है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी लंबाई छोटी होती है सीलिया में, और फ्लैजिला में उसकी लंबाई अधिक होती है। और फ्लैजिला और सीलिया में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? एक तो देखे मोड ऑफ वाइब्रेशन, किस तरीके से वो वाइब्रेट करता है, मोड ऑफ मूवमेंट। और दूसरा डिफरेंस आता है कहाँ, कौन सा एक्शन करता है। जैसे फ्लैजिला सेल को ही आगे बढ़ा देता है, इट डिस्प्लेसेस द सेल, और सीलिया क्या करता है, सेल के ऊपर ही होता है। बट पहला चीज मल्टीपल इन नंबर, जबकि फ्लैजिला मोस्ट ऑफ द टाइम एक होते हैं। और दूसरा, फ्लैजिला सेल को मूव कराता है, तो सीलिया सेल के अगल बगल के चीजों को मूव करा देता है। तो ये मीडियम में मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब कॉमन पॉइंट, एक और कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों में ही बेसल बॉडी पाया जाता है। और आपको लिख कर भेजे थे कि बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा कि आइए, बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा कि सेंट्रियोल का होता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेंट्रोसोम, क्योंकि सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स होते हैं। अब देखिए, संभल कर बैठिएगा, डेंजर जोन है यहाँ, रिकॉर्डिंग स्टैंड को है ना डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, सेंट्रोसोम, पहली बात, सेंट्रोसोम कौन से यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा? सेंट्रोसोम कौन से यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा? तो बोलने में इतना हेजिटेशन क्यों? और भी कोई है ऑप्शन? प्लांट सेल में होता है तो कहीं नहीं बोलते कि एनिमल सेल में होगा। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हम लोग अंतर किए थे, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट अंतर था कि एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रोसोम, वो है क्या? इट इज मेड ऑफ टू perpendicularly placed centrioles, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले सेंट्रियोल के मदद से एक सेंट्रोसोम बना होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम्स are found outside the nucleus, that is in साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला ऑर्गेनेल है। और क्या है? इट डिवाइड्स, DIVIDES, it divides just before cell division in the animal cell। एनिमल सेल में सेल डिवीजन के जस्ट पहले यह डिवाइड करता है इनटू टू। ये भी बताना जरूरी है, बहुत सारे हैं जो मल्टीपल हो जाते हैं, ये दो ही में डिवाइड करते हैं। और
सेंट्रोसोम्स फंक्शन टू ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर्स, नाम सुने, ड्यूरिंग क्रोमोसोम सेपरेशन एट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग करने में, अब किस तरीके से करेंगे वो सेल डिवीजन में पता चलेगा, पर क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइज जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज होने का स्थान प्रोवाइड करता है, जगह देता है ये सेंट्रोसोम, और ये इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन है। और एक चीज, द सेंट्रियोल्स ऑफ ए सेंट्रोसोम आर primarily composed of microtubule cylinders। यहां भी माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए ये कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से है ना, कंट्रीब्यूशन, कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को सेल में बनने में कंट्रीब्यूट करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये स्पिंडल फाइबर है ऑल्सो मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, TUBULES, ऑल्सो मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एक जगह याद कीजिए, कहां पे था, ESM में या CS में, ESM बोल रहे हैं, ECM में या CS, साइटोस्केलेटन में। सेल के अंदर जो फाइब्रस नेटवर्क होते थे उनको बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल कंट्रीब्यूट करता। तो सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल उसके मतलब क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन को ही नहीं बनाता, सेंट्रोसोम को बना रहा है, सेंट्रियोल बनाता है, और अगर सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट है उनका भी बेसल बॉडी इन्हीं से बने। ये बात और है कि वहां उसे सेंट्रियोल नहीं कहते, पर स्ट्रक्चर वैसा ही। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। तो नेचुरली अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, सेंट्रियोल, है ना। तो एक सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल किस तरीके से रहते हैं पहले उनको देख लें, तब जाके हम लोग चलेंगे सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर पे। और आप जान लीजिए ये जो सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है, न्यूक्लियस के पहले ये आखिरी सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट में सेंट्रियोल और न्यूक्लियस पढ़ने के पीछे एक और लॉजिक है, वो है क्या कि आप जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे उस समय आपको सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियस, इन तीनों का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको आखिर में देखते हैं। मोर और लेस सेंट्रोसोम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। याद कीजिए जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिएगा तो ऐसे करके दिखा देते हैं कहीं पे भी। तो ये वाला और ये वाला जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनने वाला लाइंस है, वो दरअसल क्या है, सेंट्रियोल्स हैं। और ये जो फाइन फाइबर देख रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेस। और ये है सेंट्रोसोम।
इसको बड़े पैमाने में अगर देखते हैं तो पाते हैं क्या, सेंट्रोसोम दरअसल दो सेंट्रियोल से बने हैं और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और एक एक सेंट्रियोल फिर से माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं जिसमें 9 पोजीशंस पे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर रहता है। 9 पोजीशंस पे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर रहता है। ठीक है, यानी एक हो गया ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है। पहले देख लीजिए कैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद बनाइएगा। 1 2, थोड़ा स्पेस देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये पीछे के तरफ है इसलिए पूरा नहीं दिख रहा। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स रहते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, सेंट्रियोल, और ये हो गया वर्टिकल सेंट्रियोल। फिगर ए सेंट्रोसोम, ये हो गया कवरिंग मेम्ब्रेन। पूरा कीजिए। बना सकते हैं इसको फिगर 1 कर दीजिए और इसको फिगर 2 कर दीजिए। ये सेंट्रोसोम और ये सेंट्रोसोम एलाबोरेटेड, ऐसे कर दीजिए। कंबल लेकर आइएगा, लेकिन इधर आइए। उन लोग को ठंडा नहीं लग रहा है, उसी लाइन में तो है। आइंदा से अपना पोजीशन चेंज कर दीजिए। भले हम आप लोग को विलन लगते हो, पर ये बात समझ लीजिए कि पढ़ने के दौरान जितना मतलब विदाउट दूसरों के साथ इंटरेक्शन में आप पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप डेविएट कर जाएंगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा नहीं। इसलिए साइलेंस में पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसी के लिए करते हैं। मिटा दे, ये वाला बहुत सिंपल था, इसका कोई जरूरत नहीं है। रुकिए, जब बना रहे तो बना देंगे। अब देखिए, सेंट्रियोल, it is made of 9 triplet cylinders at the periphery.
पी आ रहा है, PHERY कर दीजिए, देख लेंगे क्या रहता है। इट इज मेड अप होना चाहिए, मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट cylinders at the periphery. At the center there is a solid structure not made of, बने हुए नहीं है ये, not made of microtubule, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए नहीं है, बल्कि रादर मेड ऑफ सम डिपोजिट या डिपोजिटेड मटेरियल्स, कुछ मटेरियल डिपॉजिट है, उससे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है और वो सेंटर में रहता है। और इसीलिए क्या हुआ, सेंटर में सेंट्रियोल दिखे नहीं, ये क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल दिखे नहीं, किनारे में माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। देयरफॉर दिस अरेंजमेंट ऑफ microtubules is called 9+0 arrangement। 9+2 अरेंजमेंट किसमें था, एक्सोसोम ऑफ फ्लैजिला या सिलिया। 9+2 अरेंजमेंट और 9+0 अरेंजमेंट किसमें मिल रहा है, सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल। There are deposits at the outer side of each triplet of cylinders of microtubules। अब माइक्रोट्यूब्यूल को शॉर्ट में एम्प्टी लिख सकते हैं, कई बार हम लोग लिखे भी हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके जो सिलेंडर्स हैं, 9 जगह पे ट्रिपलेट मिलेंगे और प्रत्येक के पीछे बाहर के तरफ कुछ डिपोजिटेड सब्सटेंसेस मिलते हैं, ठीक है, कुछ जमा हुआ मिलेगा। These deposits are called pericentriolar सैटेलाइट्स। इन्हें पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। ये सब्सटेंसेस है, सैटेलाइट जैसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि बाहर के तरफ, एकदम बाहर के तरफ है, इसलिए उन्हें सैटेलाइट नाम दिया गया। और पेरी मतलब पेरीफेरी पे, है ना, बाउंड्री पे, किसके, सेंट्रियोल का, इसलिए पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट उसे नाम दिया, और कोई बात नहीं। लेकिन ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए नहीं, ठीक है। देयर इज नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेंट्रियोल, इन ए सेंट्रियोल, किसी सेंट्रियोल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, जबकि सेंट्रोसोम में हम लोग, या फिर वहाँ क्या कहते हैं, सिलिया या फ्लैजिला देखते समय उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाते हैं, इसमें नहीं होता। यहाँ तक पुट कीजिए। क्वेश्चन सिंपल रहता है, चॉइसेस ट्रिकी होते हैं। एक क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन can form boundary of a cell cannot form
बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया cannot allow diffusion of materials are always permeable। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन, या चॉइस देखिए, कैन फॉर्म बाउंड्री ऑफ ए सेल, बना सकता है? एक जवाब आया हाँ, बाकी कोई ना भी बोल सकते हैं। ना बोलने वाले कोई हैं? नहीं ना? तो सेल मेम्ब्रेन सेल का बाउंड्री बना सकता है। एक दिन पहले भी डिस्कस हुआ था तो बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए काइंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बट ऑल सेल मेम्ब्रेन्स आर नॉट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, इसलिए सही है। ठीक है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? वाई सेल मेम्ब्रेन्स कैन फॉर्म बाउंड्री ऑफ अ सेल? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका आंसर क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए काइंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज वाई दिस इज द राइट चॉइस। नाउ बी सही है कि गलत? कैन नॉट फॉर्म बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों गलत है? आप कैसे बता पाइएगा वो सेल मेम्ब्रेन है? और एप्रोप्रिएट होगा, और ज्यादा सही करना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल, दैट इज व्हाई इट्स मेम्ब्रेन इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस चॉइस इज रॉन्ग, ये लिखना होगा व्हाई इट इज रिजेक्टेड। तीसरा, कैन नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल ही होते हैं। हाँ, कम बेसी हो सकता है, लेकिन होगा तो जरूर। तो सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स अलाउ करते हैं, 100% नहीं पर पार्शियली तो करेंगे। अब डिपेंड करता है वो मटेरियल कैसा है, अगर सिमिलर नेचर का होगा अलाउ करेगा, डिसिमिलर नेचर का होगा नहीं करेगा। तो ये डिफ्यूजन अलाउ करता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग चॉइस। उसके बाद आर ऑलवेज परमेबल, ये फिर गलत है। सभी मटेरियल्स के लिए परमेबल नहीं होते, अगर नेचर मैच कर रहा है, जो बात ऊपर बोला गया, तो ये रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये हमेशा परमेबल नहीं होता। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करो। तो जिसको चुन रहे हैं व्हाई इट इज सिलेक्टेड, और जिन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं व्हाट इज द ग्राउंड। सही मिलेगा। जितने के लिए आप एक्सप्लेनेशन लिखे उतने के नंबर मिलेंगे। 4 चॉइस, 4 आंसर, 4 नंबर। हाँ, सिर्फ इसी का लिखे, इनको नहीं लिखे तो 1 नंबर मिला। और अगर टिक करके चले आए, छोड़ो ना, जो होगा देखा जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं दिए तो कट के -1। हाँ, सही हुआ तो भी, सही गलत देखेंगे ही नहीं अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो। नहीं, क्योंकि मेन आंसर आपका गलत हो गया, इसलिए -1 अवार्ड होगा। ऐसा ही होता है, इसलिए मेन आंसर जो है वो आपका गलत हो गया, इसलिए -1 आंसर अवार्ड होगा। तो 0 तो नहीं देंगे, माइनस भी नहीं देंगे, कुछ नंबर कट के मिलेगा। ये देखना होगा कितना क्वांटम ऑफ एरर है। एकदम गलत फहमी में सही आंसर हो गया तब तो खैर आपने गलत किया है, आप अंदाजा लगाए हैं, तो उसका मार्क्स नहीं मिलने वाला। इसलिए यहाँ कोई बचने का उपाय नहीं है। यू हैव टू बी एक्यूरेट, यू हैव टू बी परफेक्ट, एंड वी मेक स्टूडेंट्स परफेक्ट हियर। इसका फायदा आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे उस समय देखिएगा आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा
कि हम जब तक चॉइसेस का मीनिंग नहीं समझेंगे हम उसका टिक ही नहीं लगाएंगे। तो आपका नेगेटिव मार्किंग जो होता है ना, गलत करने की वजह से, अंदाजा लगाने की वजह से, वो हैबिट खत्म हो जाए। और जानते हैं किसी भी कंपटीशन में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नेगेटिव मार्किंग। अगर आप छोड़ दिए तो उसका नंबर नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसको गलत करके आगे अटेम्प्ट लिए गलत कर लिए तो आपके कमाए हुए नंबर में से, जैसे हम देखें कि 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सही सही, 4 तिया 12, और 7 क्वेश्चन हो गया -1, उसको नंबर आया 5। अब वो सोच रहा है 4 तिया 12 में से किसी भी तरीके से 5 नंबर नहीं आता है, किस बेसिस पे मिला? तो ये जो है नंबर कटुआ नंबर लेके गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग इस तरीके से बायो का टेस्ट लेते हैं। अभी ये मिटा सकते हैं, इधर हो गया, ये आप नोट कर लीजिए। ये केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, फिजिक्स वाले सर बताएंगे। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजी। केमिस्ट्री में टेस्ट का प्लान सर केमिस्ट्री वाले बताएंगे, और फिजिक्स में टेस्ट का प्लान सर फिजिक्स वाले जो है वो बताएंगे। हम बायोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बायोलॉजी का बताएंगे। फिर मरवनिंग हो रहा है। अब देखिए, अभी अभी हम लोग समझे हैं कि इसमें ट्रिपलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के सिलेंडर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पॉइंट आ गया, जैसे पहले आया था उसी तरह। ठीक है, अब इसमें ट्रिपलेट है। दाव बन गए, पहले यहां तक कीजिए। कंजूसी नहीं करना है किसी को। बचपन में घड़ी वाला प्रॉब्लम बनाते थे ना, उसमें छोटे बच्चे थे ना, बड़े हो गए। हाँ, 9 पॉइंट देके हर पॉइंट पे 3-3। अब इनका नेमिंग, ये है ए, ये है बी, ए सी, ए बी एंड 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 सी। ठीक है, अब इसके सेंटर में एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, आप लिखे भी हैं, एट द सेंटर देर इज वन सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंसेस, बट दिस इज नॉट द माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं बना। अब देखिए, यहां पर कलाकारी है, ए से अगले वाले सी को जोड़ना।
ठीक है। इसको कहते हैं A2C कनेक्टर प्रोटीन। ये जो प्रत्येक ए से एक छोटा सा प्रोटीनस फिलामेंट निकाल के एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है एक्स। ठीक है। ये सभी एक्स आपस में एक्स कनेक्टर के द्वारा जुड़ते हैं। और एक एक्स को दूसरे एक्स से जोड़ने के लिए यहाँ पे वाई रहता है और ये स्टेबल करता है A2C कनेक्टर के साथ जुड़ के। ये है पॉइंट वाई जहाँ पे ये कनेक्टर प्रोटीन आकर इससे जुड़ रहा है। और बताइए ये कितने अरबों साल पहले बन गया? डिजाइनर ये आप डिजाइनर बना रहे हैं अपने समझने के लिए। आपको बता दें इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। तो कृपया एक्स और वाई के बीच में अंतर करके रखें। अब प्रत्येक एक्स इस सेंटर से आके जुड़ता है। इसका नाम हो गया A2C कनेक्टर। ये हो गया XX कनेक्टर विथ A2C कनेक्टर। दो एक्स को आपस में जोड़ने वाले प्रोटीन को, है ना, A2C कनेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, या ये जोड़ने वाला प्रोटीन है। YX और हाँ, ये है स्पोक प्रोटीन। ये है हब और सॉलिड सेंटर। अब जैसा कि आपको बताया गया है, पेरीफेरल पोजीशन पे पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट रहता है। तो यहाँ इस जगह पे डिपॉजिटेड मटेरियल्स रहते हैं जो कि ये क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स को स्पिंडल फाइबर में ऑर्गेनाइज होने में मदद करते हैं।
ये है पेरी सेंट्रियोलर, ए से टी डबल एल आई टी, पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट या सैटेलाइट्स कर दीजिए। ये है फिगर डायग्राम ऑफ ए सेंट्रियोल। हो गया पूरा? जो कंजूसी किए होंगे उनको परेशानी हुई होगी। ये बनेगा। चलिए, हो गया? कहते हैं पढ़ाई लिखाई तपस्या है, पर तपस्या आज के डेट पे कौन करना चाहता है? हाँ, तपस्या करने के लिए 15 मिनट है। पता है कितना दिनों बाद 3 क्लास ओ और 10 अच्छा, importance of centrioles. They organize the centrosome in animal cells. दूसरा इंपॉर्टेंस है, दे प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर स्पिंडल फाइबर्स can originate. They are made in such a way that ये इस तरीके से बने होते हैं। They are made in such a way that the structure of centriole is a static structure and not a movable one, movable or rotatable one। ये एक स्टैटिक स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, मूविंग स्ट्रक्चर के रूप में नहीं रहता, इसीलिए किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर सकता है। मान लेते हैं हम पंखा से कोई रस्सी टांगे है ना, कपड़ा सुखाने के लिए, और उसके बाद ऐसे ही फैन ऑन करते हैं, अब रस्सी लेके पंखा घूमने लगा, तो जो कपड़ा टंगा हुआ है वो कहाँ से कहाँ चला जाए, है ना। इसलिए हम रस्सी ऐसे जगह पे बांधेंगे कपड़ा डालने के लिए जो कि हिले डुले ना, अपने जगह पर स्थिर रहे। तो बात समझ रहे हैं? जहां पे हमें स्टेबिलिटी स्टैग्नेंसी चाहिए, वहां पे अगर मूवेबल स्ट्रक्चर आ जाए तो फिजिबल नहीं होगा। उसी तरीके से जहां मूवमेंट चाहिए वहां पे अगर एक स्टैटिक स्ट्रक्चर आ जाए तो फिर से फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए ये बेस में, हब में, या जो बेसल बॉडी है उसमें पाया जाता है, न कि मूवमेंट करने वाले पार्ट में। और कौन सा चीज है जो मूवमेंट रोक रहा है? देखिए, तो बेसिक अरेंजमेंट तो वही है ना,
माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट या ट्रिपलेट जो भी है सेंट्रल सिलेंडर से या सेंटर पोजीशन से आके जुड़ा हुआ है। वहां पे क्या था, जो क्या कहते हैं एक्सोनिम था, उस एक्सोनिम में यहां दो ठो माइक्रोट्यूब्यूल का सिलेंडर था और माइक्रोट्यूब्यूल में रोटेशन पॉसिबल है, इसीलिए वो रोटेट करता था। यहां सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है तो इसीलिए ये रोटेट नहीं करता, एक एंकरिंग मोड प्रोवाइड करता। सो दे आर मेड इन सच ए वे that the structure of centriole is a static structure and not a movable or rotable one. Thus, they can act as a cytoplasmic anchoring structure. या ऐसे कह सकते हैं साइटोप्लाज्म मटेरियल के एंकरेज के लिए ये साइट प्रोवाइड करता है, जहां से कोई चीज आके लटके। एन अच्छा सी छूट गया। दिस इज अबाउट सेंटर। अब आते हैं न्यूक्लियस में। बिठा दें इसको। कंजूसी नहीं कर रहा है, बनाई यहां तक। गड़बड़ हो गया ना? पूरा गड़बड़ नहीं हुआ था। वेरी गुड। फ्री हैंड इस तरीके से ड्रॉ करना बहुत अच्छी बात। कीजिए यहां तक। ये चौकोर बन गया। इसको रोटी बनाने नहीं आता, जब भी बनाती है पराठा बनाती है। नहीं, कॉपी पे ही सही हो गया। सही में लगता है कि फुहारे में काट देते हैं।
टीचर के साथ चलना अक्लमंदी होता है, अपने से चलिएगा तो गिरने की संभावना अधिक है। कृपया ध्यान दें। जनहित में जारी। हम क्या बोले, मेरे साथ साथ चलिए, हम जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइए। तो सुपर फास्ट बनने लगते हैं तो गड़बड़ कौन कर रहा है? आपके ताले का चाबी वैसा ही है क्या? कुछ देखिए, हंसते हंसते जितना टफ डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं ना, उसका मेमोरी उतना ही लंबा रहता है। और स्ट्रेस में आके बनाइएगा ना, 2 मिनट के बाद उसमें भूलने में देर नहीं करता है। कुछ लोग को देख के लग रहा है मुंह सुखा लिया है, लगता है कि भूख लग गया है। फिर अपना दुख डिस्कस कर रहे हैं। और यही एक सेल को, है ना, कंपार्टमेंटलाइजेशन देता है। अब इनका नेमिंग शुरू करना है। यहां तक कर लीजिए, तब तक बगल में। अब इसमें कोई और ड्रॉ नहीं करना, अब इसका नेमिंग करना। ये हो चुका ना इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रियोल, सभी का मिटा दिए। ये क्लोज आ जाना चाहिए। जैसे आपका जो है थोड़ा गैप है, इसके और इसके बीच में लंबा गैप है ना, हाँ, वो गैप कम कर दीजिएगा। एक बार फिर से घर पे रिपीट कीजिएगा और उस गैप को कम कर लीजिएगा। जो भी गड़बड़ किए हैं उसको यहाँ देख लीजिए और सही कर लीजिए। अब देखिए नेमिंग करते हैं। ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है रफ ईआर, और ये है पैलेडे पार्टिकल्स। और पैलेडे पार्टिकल्स दूसरा नाम है राइबोसोम का, और ये राइबोसोम्स है 80S टाइप। ये जो गैप देख रहे हैं इसको कहते हैं शॉर्ट में एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एनपीसी। अब मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड रहता है, इसे कहते हैं
न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या एक से सॉलिड स्ट्रक्चर दिखते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, REGION, NOR भी कहते हैं। ये फिगर है elaborated diagram of a nucleus of a eukaryotic cell. Elaborated diagram of a eukaryotic cell. Sorry.